आईपीओ फाइनेंसिंग आजकल ये काफी चर्चा में है। सो जानते हैं आईपीओ फाइनेंसिंग क्या होता है, ये कैसे होता है एंड इसका यूज करके लोग कितने पैसे कमाते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बट वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं दैट जो ये रिटेल कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट होते हैं किसी भी आईपीओ में, इनको अलॉटमेंट कैसे मिलती है? इनको अलॉटमेंट मिलती है लकी ड्रॉ की फॉर्म में। अगर मैं रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करूंगा तो हो सकता है मुझे शेयर्स मिलें एंड ये भी हो सकता है मुझे शेयर्स ना भी मिलें। अगर आप लकी हो तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे एंड अगर आप लकी नहीं हो तो आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे। आप मेरा ही एग्जांपल ले लो। आई एम वन ऑफ द मोस्ट अनलकी पर्सन बिकॉज मुझे मार्केट में करीब करीब 15 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है एंड आज तक मुझे सिर्फ एक ही आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है एंड उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर अपने आईपीओ के बाद करीब करीब 1 साल तक वो अपने आईपीओ प्राइस से नीचे ही ट्रेड करता रहा। हालांकि बाद में विद इन 3 ईयर उस कंपनी का शेयर वो 3 गुना हो गया, मैंने उसको बेचा एंड बाहर निकल गया। ऑन दी अदर हैंड जो ये एचएनआई कैटेगरी होती है, यहाँ पर अलॉटमेंट होती है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। इसका मतलब अगर आपने किसी कंपनी के आईपीओ में 100 शेयर के लिए अप्लाई किया है एंड उस कंपनी का आईपीओ उस पर्टिकुलर कैटेगरी में 100 टाइम सब्सक्राइब हुआ है तो आपको एक शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा, इसकी गारंटी है। एंड यही रीजन होता है दैट जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में नंबर ऑफ टाइम शेयर सब्सक्राइब होता है वो काफी ज्यादा होता है। नाउ अब सपोज कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, आपको लगता है दैट इस आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है, बम्पर लिस्टिंग होगी, बहुत पैसे बनेंगे, तो आप क्या करोगे? आप ट्राई करोगे ज्यादा से ज्यादा शेयर्स अप्लाई करने के लिए, बट उसके लिए आपको पैसे चाहिए। एंड अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास दूसरा क्या ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है आप वो पैसे किसी से उधार में ले लो, वो पैसे आप लोन की फॉर्म में किसी से ले लो। एंड मार्केट में आज की डेट में ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं, ऐसे बहुत सारी एनबीएफसीज हैं जो इस तरह के अरेंजमेंट को फाइनेंस करती हैं एंड इसको हम बोलते हैं आईपीओ फाइनेंसिंग। सो अभी तक हमने जाना दैट आईपीओ फाइनेंसिंग ये क्या होता है। अब जानते हैं दैट आईपीओ फाइनेंसिंग से जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं, जो ये एचएनआई कैटेगरी के लोग होते हैं, ये कितने पैसे कमाते हैं। तो इसको हम जानते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू। इस भाई को हम सब जानते हैं, इनकी एक बुक है दोगलापन। उस बुक में इन्होंने बताया है दैट जोमेटो के आईपीओ में इन्होंने किस तरह से पैसे कमाए थे, वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने जोमेटो का जब आईपीओ आया था करीब करीब 100 करोड़ रुपए के शेयर अप्लाई करे थे एंड जो वो 100 करोड़ रुपए थे उसका इन्होंने किस तरह से अरेंजमेंट किया था, तो 5 करोड़ रुपए इनके खुद के थे इन दी फॉर्म ऑफ मार्जिन मनी एंड जो 95 करोड़ रुपीस थे वो इनको कोटक बैंक ने लोन की फॉर्म में दिए थे, आईपीओ फाइनेंस करा हुआ था। एंड जो ये आईपीओ फाइनेंसिंग की कॉस्ट थी ये थी 10% एनुअलाइज्ड, मतलब 10% ये पूरे साल के लिए है। एंड अगर आपने लोन 1 हफ्ते के लिए लिया है तो आपको सिर्फ 1 हफ्ते का इंटरेस्ट देना है, उससे ज्यादा का नहीं देना है। एंड जो ये आईपीओ फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम 1 हफ्ते के लिए ही पैसे चाहिए होते हैं, उसके बाद वो पैसे आपके वापस आ जाते हैं एंड उससे आप लोन रीपे कर सकते हो। नाउ जोमेटो के आईपीओ में इन्होंने 100 करोड़ रुपए के शेयर अप्लाई करे, जोमेटो का आईपीओ आया, जिस कैटेगरी में इन्होंने शेयर्स अप्लाई करे थे वो कैटेगरी ऑलमोस्ट 33 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। इसका मतलब अगर आपने 100 करोड़ रुपए के शेयर अप्लाई करे थे तो आपको 3 करोड़ रुपए के शेयर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। नाउ आईपीओ आया, अलॉटमेंट हो गई, अब आपको वो शेयर बेचने हैं लिस्टिंग वाले दिन। लिस्टिंग वाले दिन इन्होंने शेयर बेचे एट द रेट ऑफ 136 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। एंड जो ये 136 रुपीज पर शेयर है ये आईपीओ प्राइस की कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली 80% प्रीमियम पर था। 3 करोड़ रुपए के ऊपर 80% वो इनका प्रॉफिट था एंड 3 करोड़ रुपए के ऊपर 80% वो होता है 2 करोड़ 40 लाख रुपए। एंड 2 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए इनकी कॉस्ट कितनी लगी? कॉस्ट थी इनकी जो 95 करोड़ रुपीस का लोन था उसके ऊपर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1 हफ्ते का इंटरेस्ट एंड वो होता है करीब करीब 17 से 18 लाख रुपए। इनकी कॉस्ट कितनी हुई? कॉस्ट हुई 17 से 18 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना कमाया? प्रॉफिट कमाया 2 करोड़ 40 लाख रुपए। अब ऐसा अगर किसी को प्रॉफिट होता है तो उस बंदे का कॉन्फिडेंस वो आसमान पर पहुंच जाता है। भाई के साथ भी यही हुआ, भाई का कॉन्फिडेंस आसमान पर पहुंच गया। अब नायका का आईपीओ आया, भाई को लगा यार 100 करोड़ तो बहुत छोटे मोटे अमाउंट होता है, यहां पर मैं इस बार 500 करोड़ रुपए के शेयर अप्लाई करूंगा। एंड वो 500 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट किस तरह से होने वाला था? वो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता, 25 करोड़ रुपए के आसपास ये अपने खुद के पैसे डालते एंड 475 करोड़ रुपए कोटक बैंक इनको लोन देने वाला था, आईपीओ फाइनेंसिंग करने वाला था। बट कोटक बैंक ने ये करने से मना कर दिया, दैट टू एट द लास्ट मोमेंट। कोटक बैंक ने इनको लास्ट मोमेंट पर आईपीओ फाइनेंसिंग करने से मना कर दिया। नाउ नायका का आईपीओ आया, जिस कैटेगरी में ये अप्लाई करने वाले थे वो कैटेगरी 112 टाइम सब्सक्राइब हुई। इसका मतलब अगर ये 500 करोड़ रुपए के शेयर अप्लाई करते तो इनको 4.5 करोड़ रुपए के शेयर तो मिलने ही मिलने थे। आईपीओ आया,
अलॉटमेंट हुई, लिस्टिंग हुई। नायका के शेयर की जो लिस्टिंग थी वो थी अप्रोक्सीमेटली 80% प्रीमियम पर। नाउ 4.5 करोड़ रुपीस का 80% वो कितना होता है? वो होता है करीब करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपए। नायका के आईपीओ में इनको करीब करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रॉफिट होने वाला था। एंड इसमें कॉस्ट कितनी होने वाली थी? एंड वो होने वाला था अप्रोक्सीमेटली 85 लाख रुपीस के आसपास। एंड इस हिसाब से नायका के आईपीओ में जो इनको नेट प्रॉफिट होने वाला था वो कितना होने वाला था? वो होने वाला था अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ 75 लाख रुपए का, जो कि नहीं हुआ। नाउ जो ये कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, ये कैलकुलेशन इन्होंने भी करी होगी। किस दिन करी होगी? ये कैलकुलेशन इन्होंने उस दिन करी होगी जिस दिन नायका का शेयर ओपन मार्केट में लिस्ट हुआ होगा। अब 2 करोड़ 75 लाख रुपए के प्रॉफिट का लॉस, रीजन क्या था? रीजन था दैट कोटक बैंक ने इनको लास्ट टाइम पर लोन देने से मना कर दिया था। यही रीजन था दैट नायका के आईपीओ के टाइम पर इन्होंने कोटक बैंक के एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा गालियां दी थी एंड इन्होंने सीनियर मैनेजमेंट में भी कंप्लेंट करी थी। एंड जो ये पर्टिकुलर मैटर था इसको वायरल हो गया था एंड इसकी वजह से जो कोटक बैंक के चेयरमैन थे उन्हें भी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ गई थी। यही रीजन था दैट इन्होंने कोटक बैंक के एम्प्लॉयज को काफी ज्यादा गालियां दी थी। एंड दे भी क्यों ना, आई मीन आप खुद देखो ना, किसी की वजह से आपका 2 करोड़ 75 लाख रुपए का लॉस हो गया है। तो अगर वो बंदा आपके सामने नहीं है तो आप उसको गालियां तो दोगे ही दोगे। एंड मान के चलो अगर वो बंदा आपके सामने होता तो हो सकता है वो हाथापाई भी करने लग जाते। एंड जो ये कोटक बैंक अंशरी ग्रोवर का फियास्को हुआ था, ये काफी फेमस हुआ था। आरबीआई को इस तरह की चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। बाद में आरबीआई ने क्या किया? बाद में आरबीआई ने एक किस्म से हुक्म सा अनाउंस कर दिया दैट अब से कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो 1 करोड़ से ज्यादा की आईपीओ फाइनेंसिंग नहीं करेगा। बट जेएम फाइनेंशियल्स, पेटीएम के एक और भाई, ये क्यों सुनने वाले थे? इन्होंने आरबीआई की डायरेक्शन को नहीं माना। एंड आरबीआई की डायरेक्शन को मानने का क्या मतलब होता है? ये हम सबने पेटीएम के केस में देखा, ये हम सबने जेएम फाइनेंशियल के केस में भी देखा। हम सबको पता है जेएम फाइनेंशियल के साथ क्या हुआ था। बट ये तो बाद में लोगों को जैसे जैसे समझ में आया दैट इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का इतना इंपैक्ट जेएम फाइनेंशियल की बुक्स पर नहीं है, तो वो शेयर वापस रिबाउंस कर गया। हालांकि ये इंसिडेंट जेएम फाइनेंशियल के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है। एंड इसकी वजह से अब जो और बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने आरबीआई की बात नहीं मानी थी, अब उनको डर लग रहा है। नाउ अब जानते हैं दैट जो ये आईपीओ फाइनेंसिंग होती है ये किस तरह से होती है। तो आज की डेट में मार्केट बहुत सारी एनबीएफसीज हैं जो आईपीओ फाइनेंसिंग का काम करती हैं। बट रिसेंट इंसिडेंट के बाद जो ये आईपीओ फाइनेंसिंग है ये ऑलमोस्ट सबकी सब एनबीएफसीज बैंक्स ने इसको लिमिट कर दिया है। अब कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी आपको 1 करोड़ से ज्यादा के आईपीओ फाइनेंसिंग नहीं करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो भी ये बैंक, जो भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आईपीओ फाइनेंसिंग करते हैं, ये आपसे एक स्पेशल अरेंजमेंट करवाते हैं। आई मीन ये आपका डीमेट अकाउंट खोलेंगे तो आपसे पावर ऑफ अटॉर्नी लेंगे, ये आपका बैंक अकाउंट खोलेंगे उसके लिए भी आपसे पावर ऑफ अटॉर्नी लेंगे। एंड जो आपका बैंक एंड जो आपका ये डीमेट अकाउंट है, दोनों के दोनों ऑलमोस्ट इन्हीं के कंट्रोल में रहते हैं। ये बात भी आरबीआई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एंड जेएम फाइनेंशियल इस तरह की भी एक्टिविटीज करता था जिसकी वजह से जेएम फाइनेंशियल के ऊपर इतना हैवी एक्शन हुआ था। नाउ इस वीडियो को देखकर आप आईपीओ फाइनेंसिंग में मत कूद जाना। आईपीओ फाइनेंसिंग करनी है तो इसके लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, सोच समझ कर डिसीजन लें। बिकॉज जो ये आईपीओ फाइनेंसिंग होती है ये काफी डेंजरस होती है। बिकॉज यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, लॉस होगा, कितना बड़ा लॉस होगा, ये डिपेंड करता है काफी सारे फैक्टर्स पर। जैसे कि आपका जो ये आईपीओ फाइनेंसिंग है वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हो रही है, उस पर्टिकुलर आईपीओ में, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितना सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, आईपीओ की लिस्टिंग किस तरह से हो रही है, क्या वो अच्छे खासे प्रीमियम पर हो रही है या फिर वो डिस्काउंट पर हो रही है। एंड मान के चलो अगर किसी आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट पर होती है एंड आपने आईपीओ फाइनेंसिंग करवाई हुई है, तो मान के चलो आपके बहुत सारे पैसे डूबने वाले हैं। हो सकता है आपकी जो अभी तक की बची खुची जमा पूंजी थी वो एकदम से जीरो हो जाए। तो ये एक बहुत डेंजरस एक्टिविटी होती है, सोच समझ कर करना। इस वीडियो को देखकर तो बिल्कुल मत करना, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना एंड अपना खुद का भी दिमाग लगाकर आईपीओ फाइनेंसिंग करने की सोचना। अगर वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।